नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले का आरोपी समर सिंह गाजियाबाद से गिरफ्तार। माफिया अतीक की बड़ी मुश्किलें, अपहरण केस में दोषी करार। और साहिबाबाद थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़, एक आरोपी गिरफ्तार। पहले चलते हैं हमारे खास कार्यक्रम खबरों के पोस्टमार्टम की ओर, जिसमें आशित त्यागी बता रहे हैं कि वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट के खास कार्यक्रम खबरों के पोस्टमार्टम में आपका स्वागत करता हूं। सभी राजनीतिक दलों की निगाहें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर लगी हुई हैं। सत्ता पक्ष की अपनी रणनीति है और विपक्ष की अपनी रणनीति है। बात यूपी की कर रहा हूं। भाजपा का दावा और लक्ष्य यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी उसे किसी भी तरह रोकना चाहती है। बसपा किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी पता नहीं है। कांग्रेस एकला चलो के लिए मजबूर है। अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए प्रमुख दल गठबंधन से परहेज करेंगे, ये तय हो गया है। मतलब कोई भी दल अगला चुनाव गठबंधन करके नहीं लड़ेगा। भाजपा यूपी की सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य तय कर चुकी है। समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर हराने का दावा कर रही है। दोनों के दावे उनके पक्ष में किसी बड़ी लहर से ही पूरे हो सकते हैं। मतलब अगर भाजपा की लहर चली तो भाजपा 80 सीटें जीतेगी और समाजवादी पार्टी की लहर चली तो वो भाजपा को कुछ सीटों पर हराने में कामयाब हो सकती है। अगले चुनाव में वोटों का बिखराव, जो वोट जो पार्टियों की हैं उनको डिवाइड करके ही भाजपा को हराने की रणनीति विपक्ष रोकने के लिए सभी प्रमुख दल गठबंधन नहीं करने की रणनीति पर काम करने लगे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी भी दशा में धार्मिक ध्रुवीकरण ना हो पाए। कांग्रेस और सपा इसी दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बसपा तो विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार कर चुकी है। भाजपा के हमदर्द जनवरी में अयोध्या में राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण को पूरा होने पर एक बड़ा अवसर मान रहे हैं। इसमें उन्हें अपनी राजनीतिक लाभ, सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान दिख रहा है। विपक्ष भी सत्ताधारी दल की इस रणनीति को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं है। वो ऐसी भूल करने के मूड में नहीं है। समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम मतों को अपना कोर आधार मानकर चल रही है। कश्यप समेत अन्य पिछड़ी जातियां भी यथासंभव वो अपने कब्जे में करना चाहती है, उसमें सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। यहां तक कि काशीराम की विरासत पर भी समाजवादी पार्टी ने अपना दावा कर दिया है। सपा अपने उस बयान से भी पीछे नहीं हटना चाहती जिसमें कहा गया कि देश के 10% सामान्य वर्ग के लोग 60% राष्ट्रीय संपत्ति पर काबिज हैं। यहां समझने वाली बात यह भी है कि पिछड़े और दलित मतदाताओं पर फोकस करने के बावजूद सपा ब्राह्मण समेत सामान्य वर्ग के नेताओं को अच्छी खासी संख्या में टिकट देगी। यह उसके रणकौशल का हिस्सा है, जो सपा के रणनीतिकारों के अनुसार धार्मिक आधार पर मतदाताओं को बांटने से रोकना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। सपा यह भी चाहती है कि कांग्रेस स्वतंत्र रूप से लड़े, क्योंकि हार जीत में कम मार्जिन वाली सीटों पर यह उसके लिए मददगार साबित होगा। आमतौर पर कांग्रेस को जो भी वोट मिलते हैं वो सामान्य वर्ग के होते हैं, जो भाजपा के माने जाते हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार भी छोटे दलों पर फोकस किए हुए हैं। प्रदेश में कांग्रेस को लेकर आम मतदाता फिलहाल बहुत ज़्यादा आशा में नहीं है, उसे उससे उम्मीद नहीं है। मौजूदा परिस्थितियों में बसपा अकेला चलने की रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। मायावती स्पष्ट कह भी चुकी हैं कि उनकी पार्टी चुनाव अकेले ही लड़ेगी। हालांकि खराब से खराब परिस्थिति में भी बसपा के साथ यूपी का 13% वोट खड़ा होता है, जिसे बसपा के लिए कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विपक्ष के रणनीतिकार मानते हैं कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा में क्षेत्रीय शक्तियां ही भाजपा को चुनौती दे रही हैं। आगे भी सफलता के लिए सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण को हर हाल में रोकने के उपाय करने होंगे। सपा और कांग्रेस ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हुआ तो दोनों को घाटा होगा। इसलिए दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता धार्मिक मुद्दों पर बहुत सी सधी हुई प्रतिक्रिया देने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद सपा को कितना फायदा या नुकसान होगा, ये पार्टी खुद विश्लेषण करने पर जुटी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन धार्मिक ध्रुवीकरण का आधार बना था।
उत्तर प्रदेश में गठबंधन के अनुभव भविष्य के लिए इन दलों और खासकर समाजवादी पार्टी को एक सबक देकर गए हैं। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पारदर्शी सरकार दे रही है। ये भाजपा ने पूरी तरह से एक प्रचार जनता के बीच कर दिया है। अब तक जो मुसलमान भाजपा से परहेज कर रहे थे, उनमें से भी कुछ वापस भाजपा की तरफ आने लगे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति को जो तारिक मंसूर हैं, एमएलसी बनाया जाना इसी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा अपने पक्ष में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं होता है, बल्कि भाजपा जो धार्मिक के बजाय राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ने में ज़्यादा विश्वास करेगी और इसी भाजपा की चाल का विपक्ष को कोई तोड़ निकालना होगा। आजकल ऑनलाइन सब कुछ काम होता है, इंटरनेट का ज़माना है, अत्याधुनिक दौर में हम जी रहे हैं, इसलिए अब फ्रॉड भी आधुनिक होते हैं। कस्टमर केयर फ्रॉड, शायद आपने नाम सुना हो। आदमी को कस्टमर केयर से फ़ोन आता है और उसके अकाउंट से लाखों रुपए कट जाते हैं। आपके आसपास इस तरह के फ्रॉड हुए सुने होंगे, ऐसे लोगों से आप मिले होंगे जिनके साथ ये हुआ है। सवाल आता है कि कस्टमर केयर के नाम पर ये फ्रॉड कैसे हो रहा है और इससे बचे कैसे। हाल ही में एक महिला के साथ हुई घटना पर जिक्र करते हैं। वो ऐसे जाल में फंसी कि उसके लाखों रुपए चले गए और अब वो इतनी डरी हुई है कि उसे अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का डर लगा रहता है। ये पूरा स्कैम एक लिंक से शुरू हुआ जो फ्रॉड करने वाले एक आदमी ने भेजा था। महिला ने ट्रेन टिकट बुक की थी, लेकिन किसी कारण से उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया। टिकट कैंसिल करने के बाद अकाउंट में रिफंड नहीं आया था। उन्होंने कस्टमर केयर से बात करने का फैसला किया। इसके लिए उस महिला ने गूगल से टिकट कैंसिलेशन रिफंड सर्च किया। सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर कस्टमर केयर का नंबर मिला जो एक फ्रॉड का था, लेकिन महिला समझ नहीं पाई। महिला ने बताया कि बातचीत में कॉलर इतना कन्विंसिंग था कि उन्हें एक बार भी स्कैम का ख्याल तक नहीं आया। स्कैमर ने उन्हें एक लिंक भेजा और उस पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए कहा। जब उन्होंने लिंक को लेकर संदेह जाहिर किया तो कॉल करने वाले ने बताया कि ये सेफ है और इसके लिए मैं आपको एक ऐप भी दे देता हूं। महिला को उसने अपनी बातों में उलझाए रखा, फोन पर संदिग्ध ऐप प्लांट कर दिया। इस ऐप की मदद से महिला के फोन का पूरा डेटा, पूरा एक्सेस उसके पास चला गया। महिला बताती है कि उसकी फोटो और दूसरी डिटेल तक एक्सेस हो चुकी थी। इस तरह के स्कैम आप लोगों ने भी सुने होंगे। देखिए, इससे जो फंसते हैं लोग इसलिए फंसते हैं कि ज़्यादातर लोग गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हैं। जो डिफ़ॉल्टर होते हैं, जो स्कैम करते हैं, ऐसे लोग अपने नंबर से ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं और इसके लिए फेक वेबसाइट तक क्रिएट की जाती है। जैसे ही कोई यूज़र उनके जाल में फंसता है, स्कैम करने वाले अपना खेल शुरू कर देते हैं। स्कैम करने वाले आधुनिक तौर तरीके अपना रहे हैं। सबसे पहले लिंक भेजते हैं, फिर एक ऐप इम्प्लॉन्ट करते हैं, उसकी मदद से सारे का सारा आपका फ़ोन का डिटेल और एक्सेस उनके पास चला जाता है और इसके लिए उन्हें आपके फ़ोन पर आए OTP की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह के स्कैम से, डिफ़ॉल्टर से आप केवल सतर्क रहकर ही बच सकते हैं। वेबसाइट सर्च करते समय ध्यान रखें कि उस नाम से फर्जी वेबसाइट भी कोई क्रिएट कर सकता है। असली जैसा डिज़ाइन रखते हैं जिससे लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। इससे बचने के लिए आप हमेशा भरोसेमंद सोर्स से ही कस्टमर केयर का नंबर सर्च करें, बल्कि आधिकारिक वेबसाइट से कस्टमर केयर का नंबर लें। अपना कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए किसी लिंक पर क्लिक न करें और अगर आपको कोई ऐसा करने से कहता है तो सावधान रहें और बिल्कुल उसकी बात को ना मानें। कभी भी अपने फ़ोन में कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें। कोई लिंक भेज रहा है, ऐप डाउनलोड करने कहता है तो बिल्कुल उसकी बात ना मानें। इसी तरह से आप केवल इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं। लखनऊ से एक बहुत हैरान कर देने वाला मामला आया है। मामला पारिवारिक न्यायालय का था। यहाँ ये एक रिश्तों की अजब गजब कहानी है। पारिवारिक न्यायालय में दर्ज होने वाले तलाक के एक मामले में जब जानकारी इस मामले की मिली तो वकील भी बहुत चक्के रह गए। जब वादी प्रतिवादी सुलह की अर्जी लेकर अदालत गए तो ये मामला 2 पत्नियों और एक पति के बीच का है। तलाक के मुकदमे तीनों के बीच चल रहा था। अचानक से वादी प्रतिवादी पलटे और उन्होंने समझौता पत्र अदालत में सबमिट कर दिया, दाखिल कर दिया। सुलह इस आधार पर हुई कि 3 दिन पति एक पत्नी के साथ रहेगा और 4 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। तीज त्योहार पर मिलते रहेंगे और भविष्य में कोई किसी पर मुकदमा नहीं करेगा।
लखनऊ में इस केस की बहुत ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। अधिवक्ताओं को सुना जा रहा है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। समझौते पत्र के मुताबिक बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को पहली पत्नी के साथ रहेगा, जबकि शेष 4 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। तीज, त्योहार, अपवाद या किसी अन्य अवसर पर किसी एक पत्नी के साथ मौजूद रह सकता है, जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अलावा यह भी फैसला हुआ है कि सब चल अचल संपत्ति पर दोनों का बराबर हक होगा और पत्नियों को 15,000 रुपये भरण पोषण के लिए मिलेंगे। भारतीय दंड संहिता धारा 494 और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो कोई भी पति या पत्नी के जीवित रहते हुए ऐसी स्थिति में विवाह करेगा जिसमें पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह करना मान्य नहीं है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा 7 साल तक सुनाई जा सकती है, साथ ही आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने इस कानून की अनदेखी की और परिवार को साथ रहने की अनुमति दी। ये था खबरों का पोस्टमार्टम। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। युग यू चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। नमस्कार। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में मुख्य आरोपी समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी गाजियाबाद में नंदग्राम थाना क्षेत्र से हुई है। समर सिंह राजनगर एक्सटेंशन में रह रहा था। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में मुख्य आरोपी गायक समर सिंह को गाजियाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी नंदग्राम थाना क्षेत्र के चार्ल्स कैसल सोसाइटी से हुई है, जो राजनगर एक्सटेंशन में है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। उसके बाद उसको लेकर वाराणसी के लिए रवाना हो गई। कल देर रात्रि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थाना सारनाथ से एक पुलिस टीम आई थी, जिन्होंने गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से उनके वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चार्ल्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाएगा। वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस को जानकारी दी और बताया कि आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में आरोपी समर सिंह गाजियाबाद में है और गिरफ्तारी के लिए सहयोग मांगा। पुलिस को पता चला कि आरोपी राजनगर एक्सटेंशन की हाई राइज सोसाइटी चार्ल्स कैसल के एक फ्लैट में है। इससे पहले समर सिंह नोएडा में था और 4-5 दिन पहले ही गाजियाबाद आया था। वाराणसी पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के बाद समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद आए। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शव 26 मार्च को सारनाथ के एक होटल में लटका मिला था। इस मामले में अभिनेत्री की मां मधु ने आजमगढ़ निवासी समर सिंह और संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आकांक्षा की मां समर सिंह को फांसी दिलाए जाने की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। माफिया अतीक अहमद को एक और झटका लगा है। प्रॉपर्टी डीलर अपहरण केस में अदालत ने उसे और उमर को दोषी माना है। उमर अतीक का ही बेटा है। इस केस की सुनवाई लखनऊ की सीबीआई अदालत में हुई। व्यापारी मोहित जायसवाल का अपहरण करके पिटाई करने और जबरन संपत्ति लिखवाने के मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अहमद पर आरोप तय कर दिए हैं। माफिया अतीक अहमद उसके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा काट रहे अतीक और उसके बेटे उमर पर व्यापारी मोहित जायसवाल की अपहरण करके पिटाई करने का आरोप है और ये भी आरोप है कि उससे जबरन संपत्ति लिखवाई गई। इस सुनवाई के दौरान अतीक अहमद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अहमद पर आरोप तय किए गए। अतीक को साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया था, जबकि उमर लखनऊ जेल से सीबीआई कोर्ट लाया गया। कोर्ट में पेशी के बाद लखनऊ जाते हुए अतीक के बेटे उमर ने कहा कि घर की महिलाओं को जबरन फंसाया जा रहा है। दरअसल उमेश पाल मर्डर केस में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी है। फरार चल रही शाइस्ता को कल ही कानूनी झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। साहिबाबाद में राजेंद्र नगर रोड पर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें मोटरसाइकिल सवार को गोली लग गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम आबिद है। आबिद पर कई केस दर्ज हैं। आज दिनांक 7/4/2023 को साहिबाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति, जिसकी मोटरसाइकिल पर कोई नंबर नहीं था, उसको रोकने का पुलिस द्वारा प्रयास किया गया तो वह भागते हुए साहिबाबाद रेलवे स्टेशन की ओर गया। पुलिस द्वारा पीछा करने पर उसके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ उसके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी तथा वह घायल हो गया। पुलिस द्वारा मानवाधिकार का पालन करते हुए उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया
पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम आबिद उर्फ फिद्दा बताया, जो कि मुरादनगर का रहने वाला है। उसके पास से एक अज्ञात नंबर का मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा तथा 3 जिंदा कारतूस व एक मृत कारतूस बरामद हुआ है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आईएमए गाजियाबाद के डॉक्टरों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से डॉक्टरों ने आमजन को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। गुरु बने देश अपना, जन तक यह पैगाम पहुंचाना है। मुरादनगर पुलिस ने 1 अप्रैल को हुए नवीन भारद्वाज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, एक बदमाश घायल है। डीसीपी ग्रामीण ने इस मामले की जानकारी दी है। देखिए, आज 7 अप्रैल 2023 को लगभग 2 बजे के आसपास में गंगनहर के पास में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम आयुष राणा और साहिब पुत्र मनसब है। ये दोनों शामली के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से कब्जे से एक पिस्टल 30 बोर की, 5 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस के साथ एक तमंचा 315 बोर का, 2 जिंदा और एक खोखा कारतूस और साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल अपाचे सफेद रंग की बिना नंबर की बरामद की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।